हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं सेवेंथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में, दैट इज एग्रेशन। अब एग्रेशन वर्ड जनरली जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कोई एक पर्सन का ख्याल आता होगा कि कोई पर्सन जो है वो एग्रेसिव होता है, और हम भी एग्रेसिव होते हैं लाइफ में, कभी ना कभी हुए होते हैं। गुस्सा किसी ने हमारे ऊपर करा होता है, हमने किसी के ऊपर करा होता है। यानी कि एग्रेशन जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। इस चीज को डिनाई नहीं करा जा सकता। लेकिन ये लेक्चर तो इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में है, यानी कि यहां पर बात कंट्रीज की होनी चाहिए। तो कंट्रीज के कंटेक्स्ट में भी क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, जब हम इस कॉन्सेप्ट को, इस शब्द को यूज कर रहे हैं एग्रेशन को, तो कंट्रीज के कंटेक्स्ट में भी क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर ही काम आएगा? यानी कि अगर कोई एक कंट्री अपना एग्रेसिव रवैया दिखा रही है किसी और कंट्री के प्रति, तो क्या वहां पर साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मनोवैज्ञानिक फैक्टर है कोई, जो उस कंट्री को एग्रेसिव बना रहा है? तो इस लेक्चर में ये चीज सीखते हैं कि क्या कंट्रीज एग्रेसिव तरीके से सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बिहेव करती हैं, या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिर कुछ अदर फैक्टर्स भी एसोसिएटेड होते हैं, और कंट्रीज के कंटेक्स्ट में साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं यूज होता व्हेन वी यूज द टर्म एग्रेशन। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि एग्रेसिव जो एग्रेशन होता है या एग्रेसिव जो बिहेवियर होता है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। लेकिन जो ये टर्म हम यूज करते हैं एग्रेशन, ये एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, यहां पर इंटरनेशनल लॉ कोई एक किताब नहीं है। इंटरनेशनल लॉ ऐसा माना जाता है, समझा जाता है। मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं आपको 30 सेकेंड्स के अंदर। जब भी इंटरनेशनली कंट्रीज किसी चीज को दुनिया भर में कॉमन तौर तरीकों से मान रही होती हैं, उसका पालन कर रही होती हैं, तो वो कहलाता है एक इंटरनेशनल लॉ। वो एक तरीके से उनकी प्रथा, उनका रीति रिवाज बन जाता है। जिस प्रकार से नॉर्म्स इंडिविजुअल के लिए होते हैं, ऐसी जब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज किसी एक कॉमन चीजों पर एग्री करती हैं, तो क्योंकि वो वर्ल्ड में एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड वो चीज फॉलो करी जा रही है, इसलिए हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। तो एग्रेशन जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में यूज होने वाला ऐसा टर्म है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें दर्शाता है, बताता है कि एक प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा या फिर काफ़ी ज़्यादा हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है, जो कि एक नेशन स्टेट यानी कि एक कंट्री किसी और नेशन स्टेट यानी कि किसी और कंट्री के प्रति अपना एक बिहेवियर शो कर रही है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब वो चीज़ दिख जाती है हमें, वो चीज़ डिफाइन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करी गई होगी कि ये जो बिहेवियर है एक कंट्री का किसी और कंट्री के प्रति, ये एक एग्रेसिव बिहेवियर है। अब इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये जो टर्म है एग्रेशन, एग्रेशन जो है वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो दो तौर तरीकों से। कंट्रीज या तो युद्ध लड़ती हैं, है ना, या फिर फोर्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि हमने अभी तक 6 कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा, युद्ध किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, फोर्स किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी आईआर के कंटेक्स्ट में हम शब्दों का कुछ इस्तेमाल करते हैं, 4 टर्म्स का। जैसे कंट्रीज या तो जस्ट वॉर लड़ती हैं या अनजस्ट वॉर लड़ती हैं। कंट्रीज या तो लीगल फोर्स यूज करती हैं या तो इलीगल फोर्स यूज करती हैं। जब हम बात करते हैं इसकी जस्ट वॉर एंड लीगल फोर्स, तो यहां पर माना जाता है कि कंट्री जो है वो एक तरीके से डिफेंसिव रोल प्ले कर रही है, ना कि ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है यू आर द फर्स्ट वन टू इनिशिएट एन एक्शन। डिफेंसिव का मतलब होता है जब पार्टी ए ने कोई एक एक्शन इनिशिएट करा तो दूसरा जवाब आपकी तरफ से आ रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने कंट्री के, नेशन स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या फिर जनता को जो है वो बचाना चाहते हो, ताकि युद्ध का विनाशकारी परिणाम उनके जीवन पर, उनके घरों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर, देश की जीडीपी पर ना उतरे। लेकिन
ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आईआर के कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, ये नेगेटिव कोनोटेशन के टर्म्स हैं जब हम बात करते हैं अनजस्ट वॉर्स की और इलीगल फोर्स की। यहां पर कंट्री साफ तरीके से हमें देखने से ही पता लग रहा है कि यहां पर कंट्री जो है वो एक फोर्स, वो एक चीज का इस्तेमाल कर रही है जिसको हम कह सकते हैं एग्रेशन, ताकि वो अपना वर्चस्व दिखा सके या किसी कंट्री के रिसोर्सेज को जो है वो छीन सके, या फिर यूएसए जैसी कंट्रीज जानबूझकर किसी कंट्री के इंटरनल इंटरेस्ट में दखल अंदाजी कर रही हैं, कुछ पहल कर रही हैं ताकि वो हेजीमनी को अपनी प्रूव कर सके। ठीक है, ये है एग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉडर वे में राइटर जैसा कि हमें बता रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि एग्रेशन एक ऐसा अटैक है या फिर दखल अंदाजी करना, इंटरवेंशन एक कंट्री के द्वारा, या फिर कंट्री खुद से नहीं कर रही है, अपने किसी एजेंट से करवा रही है वाला काम। अब यहां पर एजेंट का मतलब जेम्स बॉन्ड नहीं है, 007 कोई पर्सन नहीं है। एजेंट का मतलब हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री है बी। ए और बी की ना कोई दोस्ती है ना कोई लड़ाई है, लेकिन ए की दुश्मनी सी से है, बी की भी दुश्मनी सी से है, तो ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ये आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे बड़ा रूल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये अभी तक एक दूसरे से मतलब इनको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये इसलिए साथ आ गए ताकि ये कॉमन तरीके से मिलकर सी को हरा सके। अब एक स्टेट का एजेंट कैसा हो सकता है, जैसा कि कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में मैंने आपको अपने लेक्चर्स में क्लास 12 की एनसीईआरटी में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बताया था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एक इवेंट। तो दोस्तों उसमें था क्या, इसी कंसेप्ट से, एबीसी के कंसेप्ट से हम समझ लेते हैं। जैसे यूएसए जो था, हम ऐसा करके लिखते हैं, जो यूएसए था वो एक कॉमन एनिमी बन गया था क्यूबा का, और यूएसएसआर की भी दुश्मनी थी यूएसए से। क्यूबा के रिश्ते बहुत साल पहले अच्छे हुआ करते थे, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इवेंट होने से पहले, जब वहां पर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन यहां पर एक लीडर आता है जिसने गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया था और कम्युनिस्ट सरकार यहां पर बना ली थी। उसका नाम था फिदेल कैस्ट्रो। तो क्यूबा का दुश्मन यूएसए, यूएसएसआर का भी दुश्मन यूएसए। यूएसएसआर ने यूएसए का साथ दिया था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर साथ पहला विश्व युद्ध लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। लेकिन यूएसएसआर को ये चीटेड फील हुआ कि जापान के ऊपर जो अमेरिका बम गिराने वाला था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जो कि आगे चलकर उसने गिरा भी दिया था लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। तो यूएसएसआर ये कहता है कि हमारे ग्रुप को, अलाइड पावर्स को, सबको ये वाली बात पता थी, सिर्फ मुझे पर्दे के पीछे रखा गया, मुझे यूएसए ने नहीं बताया, और यूएसए पता नहीं मुझसे क्यों चढ़ा हुआ है। तो यूएसएसआर ने अपने आप को यूएसए से दरकिनार कर लिया। अब क्या था, डिस्टेंस के मुताबिक क्यूबा और यूएसए का जो डिस्टेंस था वो बहुत पास था, लगभग 100 किलोमीटर, और यूएसएसआर क्यूबा से काफी दूर था। तो यूएसए के ऊपर दबाव बनाने के लिए यहां पर यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाना शुरू करवा दिए थे क्यूबा में, ताकि अमेरिका को थोड़ा सा अपनी औकात में रखने के लिए यूएसएसआर कुछ कदम ले, उसको अपने लेवल में रहना चाहिए, ऐसा यूएसएसआर का मानना था। फिर वो बात की बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने फ़ोन पर निकिता क्रुश्चेव को बोला कि अपनी शिप्स यहाँ से वापस ले जाओ, और वो एक हाईएस्ट पीक इवेंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कि अगर निकिता क्रुश्चेव, यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे, वो नहीं मानते जॉन एफ कैनेडी की बात को, तो तीसरा विश्व जो है वो इसी पॉइंट पर स्टार्ट हो जाता। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट एट विच थर्ड वर्ल्ड वॉर कुड हैव बीन स्टार्टेड, बट फॉर्चुनेटली वो टल गया। तो यहाँ पर अगर मेरे को आपको ये वर्ड को समझाना है, एजेंट, इसलिए मुझे आपको ये स्टोरी बतानी थी। यहाँ पर यूएसएसआर किसको अपने एजेंट की तरह यूज कर रहा है, क्यूबा को, किसके ऊपर, दबाव बनाने के लिए, यूएसए के ऊपर। हालांकि ये वाले एग्जांपल के अंदर एग्रेशन टर्म फिट नहीं बैठती, क्योंकि अगर कोई अटैक होता या
यूएसएसआर क्यूबा से बोलकर गलती से अटैक करवा देता, ठीक है, और बोल देता गलती हो गई, हमारे सोल्जर ने गलती से छोड़ दिया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि ऐसे भी वॉर स्टार्ट हो जाता है कि एक सोल्जर की मिसहैपनिंग की वजह से, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच की वजह से एक वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्रेशन नहीं है, लेकिन मुझे आपको एजेंट टर्म समझाना था। तो ब्रॉडर वे में अगर मैक्रो लेवल से, अम्ब्रेला टर्म से अगर हम इस चीज को समझे, एग्रेशन क्या है, ये एक अटैक है या फिर एक इंटरवेंशन है जो एक स्टेट या उसका एजेंट दूसरी स्टेट के ऊपर करता है, ठीक है, जिसको माना जाता है कि एग्रेशन किसी भी फॉर्म में लीगल नहीं है, ये इलीगल है, किसी भी फॉर्म में ये जस्टिफाइड नहीं है, ये अनजस्टिफाइड है, किसी भी वे में ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, और किसी भी वे में ये मॉरल एक्ट नहीं है, ये इमोरल एक्ट है। तो इट इज इलीगल, इट इज अनजस्टिफाइड, इट इज इम्प्रॉपर एंड इट इज इमोरल एक्ट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई ईशा, निर्वैर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एग्रेशन जो है ये हमें बताता है कि कंट्री ने यहां पर डिफेंसिव रोल प्ले नहीं करा, यहां पर कंट्री ने ऑफेंसिव रोल प्ले करा है। और मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि ऑफेंसिव या डिफेंसिव में से पहला एक्शन कौन सा होता है, किसका होता है? ऑफेंसिव का। यानी कि कंट्री सामने वाली कंट्री को प्रोवोक करना चाह रही है, अपना वर्चस्व दिखाना चाह रही है, अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना चाह रही है, या उसके सामने वाली कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो इंटेंशन है, ठीक है। तो इट हिंट्स एट ऑफेंसिव रेदर देन डिफेंसिव एक्शंस, ठीक है। अब ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, अगर कोई कंट्री प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर रही है, कोई भी एक कंट्री ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करी, और इस टर्म को मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पहले ही समझा चुका हूं, ईशा, निर्वैर, याद है ना? प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब ये होता है, एक कंट्री को ये लग रहा था, कंट्री ए को मान लो ये लग रहा था कि किसी भी वक्त जो है बी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, तो हम उसका वेट क्यों करें, हम परिणामों को क्यों सहें, रिजल्ट्स के बाद ही हम क्यों एक्ट करें? तो इसके वॉर को डेटर करने के लिए ए ने हो सकता है इसके ऊपर पहले से ही अटैक कर दिया हो, उसके पास नॉलेज हो, चाहे वो खुफिया नॉलेज हो, चाहे कैसे भी उसको लग रहा हो कि बी कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो ए ने इसलिए पहले ही जो है उसके ऊपर मिसाइल छोड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ये होता है कि सामने वाले ने आपके ऊपर अटैक नहीं करा, लेकिन उसको फ्यूचर में अटैक से रोकने के लिए, और आप जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद एक्ट नहीं करना चाहते, तो आपने पहले ही एक्शन ले लिया। यहां पर जो है ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्शन के बीच में ये जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जो टर्म आती है, ये इस डिस्टिंक्शन को ब्लर कर देता है कि क्या ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बोल नहीं सकते कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है कि नहीं है। ए कंट्री जस्टिफाई कैसे करेगी इस एक्शन को कि बी हमारे ऊपर अटैक कर सकता था? बी क्या बोलेगी कंट्री, हमने करा तो नहीं ना, तूने छोड़ कैसे दिया हमारे ऊपर मिसाइल, अब तू देख हम क्या करते हैं। बात है कि नहीं, सही बताओ? यहां पर आप किसी भी कंट्री को ए को सही बोलोगे क्या? बी ने अगर अटैक करा होगा तभी तो ए को रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन बात एक ही भी ठीक है कि बी बड़े दिनों से, बड़े हफ्तों से, बड़े सालों से एग्रेसिव वे में बिहेव कर रहा है, और हमारे पास गुप्त सूत्रों से ये खबर थी कि बी हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो हम रिजल्ट के बाद जो है एक्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है तब उस विनाशकारी परिणाम हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा निकलते, इसलिए हमने पहले अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो ऑफेंसिव या डिफेंसिव एक्शंस में, या फिर अगर आपका एग्रेशन कहां पर यूज हुआ है, वैसे तो हम जानते हैं कि एग्रेशन ऑफेंसिव एक्शंस में यूज होता है जब कोई कंट्री पहली बार एक्शन को इनिशिएट करे। डिफेंसिव में तो एक कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन प्री एम्प्टिव स्ट्राइक को लॉन्च करना ना तो ये ऑफेंसिव एक्शन में काउंट होता है, ना डिफेंसिव एक्शन में काउंट होता है, ना हम इसको पूरी तरीके से एग्रेशन बोल सकते हैं, और थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या जो टर्म है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, ये इस डिस्टिंक्शन को ब्लर कर देता है कि व्हाट इज ऑफेंसिव, व्हाट इज डिफेंसिव, व्हाट इज एग्रेशन, व्हाट इज नॉन एग्रेशन। बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट समझ में आया? बताओ, ठीक है। अब दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में एग्रेशन जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, किसी भी एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर। कैसे? एक एग्रेशन होता है डायरेक्ट एग्रेशन, जैसे आपको पता होगा जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करा था, पर्ल हार्बर पर अटैक करा था जापान ने। अब पर्ल हार्बर किसका था? पर्ल हार्बर कौन सी कंट्री का था?
अमेरिका, यूएसए का था, इसके ऊपर अटैक करा था। और इसके अटैक करने के बाद आप मुझे बताइए, निर्वैर और ईशा के पर्ल हार्बर पे अटैक करने के बाद यूएसए ने क्या करा था? यूएसए अभी तक दूसरे विश्व युद्ध के अंदर एंटर नहीं हुआ था। यूएसए का ये कहना था जब एलिट पावर्स ने उसको अप्रोच करा था कि दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, पहले विश्व युद्ध में भी तुमने हमारा साथ दिया था, हम जीत गए थे, और जो एलिट पावर्स थे वो ऑलमोस्ट हार रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। आपको पता होगा जो जर्मनी, इटली और जापान की जो एक्सिस अलायंस थी वो हावी थी एलिट पावर्स के ऊपर, जिसके अंदर ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ठीक है, रशिया था जो इसको आप अर्सवाइल यूएसएसआर कहते हो। अमेरिका अभी तक एंटर नहीं करा था। जापान ने ये सोचा अमेरिका डरपोक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ नहीं रहा, और उसने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर करता है और कुछ ही दिनों के अंदर उसने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैट मैन के कोड नेम से एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिससे कहा जाता है ऐसा कि आधी जापान की आबादी खत्म हो गई थी। और यूएसए के एंटर होने के बाद दूसरे विश्व युद्ध में जो एलीट पावर थी उनका पलड़ा जो था वो भारी हो गया था और वो जीत गए हारते हारते युद्ध को, दूसरे विश्व युद्ध को। तो ये तो डायरेक्ट एग्रेशन हो गया। अमेरिका कुछ कह रहा था क्या जापान से? बताओ ईशा। अमेरिका किसी का भी साथ दे रहा था दूसरे विश्व युद्ध में अभी तक, जब तक जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक नहीं करा था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहां पर जापान को कूल बनना था, और कूल बनने के चक्कर में उसने अपने आप के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरवा लिए, 2 हिरोशिमा नागासाकी में लिटिल बॉय फैटमैन के नाम से। एग्रेशन दोस्तों इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे ये वाला इवेंट आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। देखो क्या हुआ था 1955 से 1960 के बीच में, ये 5 साल के कार्यकाल में यहां पर चल रहा था शीत युद्ध, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो कोल्ड वॉर, हिंदी में आप इसको कहते हो शीत युद्ध। ये किसके बीच में चल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। तो अमेरिका के कुछ जासूसी प्लेन्स थे। जासूसी मैं इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्लेन में जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है स्पाई। प्लेन का पूरा नाम था, एक नहीं था प्लेन, मतलब ये काफ़ी सारे अमेरिका ने लॉन्च करे थे। इसका नाम था अमेरिकन U2 स्पाई प्लेन्स। ये ना यूएसएसआर और उसकी आसपास की जो अलाइंसेस वाली जो टेरिटरीज थी उसके ऊपर फ्लाई करते थे 1955 से लेकर 1960 तक। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि U2 प्लेन कैसा दिखता था, तो ये रही इसकी इमेज, ठीक है। प्लेन का नाम था U2। दोस्तों इस प्लेन को एक और बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, आप सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताना कि अमेरिकन U2 स्पाई प्लेन्स का नाम क्या है, जिस फेमस नाम से वो जाना जाता है। ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का, ओके। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एग्रेशन है। अब इस चीज़ में अमेरिका अगर यूएसएसआर की टेरिटरी के ऊपर प्लेन उड़ा रहा है अपने, तो आप किसी की टेरिटरी को इन्वेड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका क्या डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन कर रहा है क्या यूएसएसआर के साथ? बताओ, या उसके अलायंसेस के साथ, जो उसके दोस्त है, एलीज हैं जो उसके। इस लाइन से कुछ आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका प्लेन से बम गिरा रहा है यूएसएसआर के ऊपर, उसकी टेरिटरीज के ऊपर, उसके एलीज के ऊपर? नहीं ना, सिर्फ स्पाई कर रहा है। लेकिन स्पाई करना एक गलत बात है, हम जानते हैं, इट इज़ एन इमोरल एक्ट, किसी कंट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट एग्रेशन है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी तक एंगेज नहीं हुआ यूएसएसआर के साथ 1955 से लेकर 1960 तक। यहाँ पर कोई हॉट वॉर नहीं चला है, तभी तो उसको कोल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन अमेरिकन सोल्जर्स की और यूएसएसआर सोल्जर्स की, अमेरिकन नेवल आर्मी एयर फोर्सेस की और यूएसएसआर के नेवी की, आर्मी की, एयर फोर्सेस की कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी। तो ये एक इनडायरेक्ट एग्रेशन है। अब एग्रेशन ऐसा भी नहीं होता दोस्तों कि हमेशा वो आपको ओवर्ट फॉर्मेट के अंदर दिखेगा, ठीक है। ईशा, ये वर्ड आप जानते हो कि मैंने आपको साइकोलॉजी ऑप्शन में कवर करवाया था। ओवर्ट होता है जो कि एक्सटर्नली देखता है आपको, विच इज इजिली सीन, है ना, जिसको आप इजी तरीके से देख सकते हो। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक डायरेक्टली ना करे, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को वीक कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री को ये लगता है, जैसे महाभारत में शकुनी का जो किरदार था
शकुनी मामा की एक बात आपने सुनी होगी, उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, जब तुम बल से युद्ध को ना जीत सको तो छल का इस्तेमाल कर लो। जब आप इसको हम अगर आईआर के कंटेक्स्ट में अगर इस्तेमाल करें शकुनी मामा की इस लाइन को, तो अगर आप किसी कंट्री के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हो, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने सोल्जर्स को मरवाना चाहते नहीं चाहते कि आपके सोल्जर्स मरे, आप ये नहीं चाहते कि आपको फालतू में इतना पैसा जो है वो खर्च करना पड़े, तो आप जो है कुछ और मेजर्स अपना लो जिससे आप उस सामने वाली कंट्री के कुछ जो स्ट्रक्चर्स हों उनको वीक कर दो, ताकि वो कंट्री धीरे धीरे करते करते कमज़ोर पड़ जाए और वो वैसे ही तबाह हो जाए। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा सकते हैं किसी अन्य कंट्री के द्वारा किसी और कंट्री को तबाह करने के लिए। ठीक है, अब इसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है, चाइना अमेरिकन इकोनॉमी के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, और चाइना को पता है कि इस टाइम पर अमेरिका के साथ डायरेक्टली युद्ध लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चाइना को मन घड़त एक रीज़न बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग में स्टोरी मेकिंग करनी पड़ेगी और पूरी दुनिया में उसकी जो छवि है वो खराब होगी। चाइना यहाँ पर बल से नहीं छल से तोड़ना चाहता है अमेरिका को, और वो कैसे? अमेरिका का कोई और नुकसान नहीं करना चाहता। उसको पता है कि अमेरिका का पूरा जो ढांचा है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है, अमेरिका जो इतना चौड़ा होता है वो हो रहा है अपनी इकोनॉमी के बेसिस पर। और चाइना ने आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, ब्रिक्स समिट के अंदर चाइना ने कुछ साल पहले सभी देशों को भड़काना शुरू करा और ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर एक नई करेंसी लॉन्च करवाकर डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, डॉलर की हेजीमनी को खत्म करने के लिए, इनडायरेक्टली अमेरिका की हेजीमनिक स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए चाइना जो है वो बल का नहीं छल का प्रयोग कर रहा है। चाइना ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्लॉय करना चाहता है जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। और इससे पहले मैंने आपको बताया था 2019 में कोविड से जस्ट एक साल पहले चाइना और अमेरिका के बीच में गंभीर तरीके से युद्ध चला था, जो कि युद्ध कोई मिलिट्री को लेकर नहीं था, लेकिन वो भी एक इकोनॉमिक मेजर वाला युद्ध था, ट्रेड वॉर। क्योंकि चाइना ग्लोबली अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रेजेंस है अमेरिका से भी ज़्यादा ये फैलाना चाहता था, और चाइना इस मकसद की तरफ कामयाब हो भी रहा है, होगा भी, और वो आगे भी बढ़ता चल रहा है। और चाइना का ये वाला मेजर के डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करना, इसका भी साथ, इस आइडिया का भी साथ जो है चाइना का बहुत सारे देशों ने दिया है, और सारे देश अब इस तरफ बढ़ चले हैं कि हाँ भाई, हम अमेरिकन डॉलर को ही क्यों इस्तेमाल करें क्रूड ऑयल वगैरह को खरीदने के लिए, या फिर इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए डॉलर ही क्यों, कोई और करेंसी क्यों नहीं हो सकती। तो अमेरिका को इससे बहुत करारा झटका लगा है। ठीक है, जो पहला विश्व युद्ध था कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक। इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को फोर्स करा था। पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी जो कंट्रीज थी उनका ये बोलना था, स्पेशली उस टाइम पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी पहले विश्व युद्ध के बाद? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के सामने बहुत सारी कंट्रीज ने दरखास्त करी, और आपस में भी उनकी बातचीत जो होती थी, तो वो ये चाहते थे कि एग्रेशन टर्म को डिफाइन करा जाए। जैसे करंट टाइम में मैं अगर आपको बताऊं, कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड नेशन से दरखास्त करती हैं कि आप कैसे ना कैसे करके प्लीज़ जो टेररिज्म है उसको आप डिफाइन करो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अभी तक कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आ सकी है इस टर्म पर कि आतंकवाद या आतंकवादी संगठन क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही उस टाइम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि सारे के सारे नेशंस जो हैं वो फोर्स कर रहे थे कि एग्रेशन टर्म को डिफाइन करा जा सके, ताकि फ्यूचर में हम किसी भी कंट्री के कोई भी एक्शन को पिन पॉइंट कर सकें, और फिर अगर वो एग्रेशन हमें लगता है पिन पॉइंट करने के बाद कि हाँ भाई ये तो एग्रेशन ही दिखा रही है वाली कंट्री हमारे साथ, तो हम फिर उसको एग्रेसिव होने से रोक भी सकें। अगर वो ऑफेंसिव रोल प्ले करते हैं तो हम फिर डिफेंसिव वे में ऐड कर सकें, और अगर हमें पता लग जाए कि वो इनडायरेक्ट एग्रेशन हम पर चला रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक मेजर्स के थ्रू हमारी इकोनॉमी को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनके उस आइडिया को भी रोक सकें। अब जब यहाँ पर बात दोस्तों इकोनॉमिक मेजर्स वगैरह की हो रही है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आपको साझा कर रखा है। मैंने आपको जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ से रूबरू पहले भी करवा चुका हूँ मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स में, अलग अलग हमारे फाउंडेशन कोर्स में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा।
देखो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड इस टाइम पर इंडिया का सबसे स्ट्रांग है 2050 तक, क्योंकि भारत ही सिर्फ ऐसा, सॉरी 2025 नहीं, 2050 तक भारत ही इकलौता सिर्फ ऐसा देश रह जाएगा, ऐसा सोशियोलॉजिस्ट का कहना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की जो स्टडी करते हैं उनका कहना है कि 2050 तक ही भारत सिर्फ ऐसा देश बचेगा जहाँ पर यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। और जब यंग पॉपुलेशन किसी भी देश में ज़्यादा होती है तो वो जीडीपी को जो है वो बढ़ावा देती है ना, वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी की हाइट्स को पुश कर सकते हैं बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द लिमिट्स। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे चाइना, अमेरिका, इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती चलेगी। अब चाइना को जब ये लगा कि उनकी कंट्री की पॉपुलेशन बूढ़ी होगी, जब चाइना के सामने डेमोग्राफिक डिविडेंड के ट्रेंड सामने आए 2050 तक के, चाइना ने फटाफट से अपने जो देश में सोशल मेजर चल रहे थे उसको बदला। 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी कि अब 2 बच्चे अलाउड है चाइना में कपल्स को पैदा करना, हस्बैंड वाइफ को पैदा करना। और अब चाइना प्लान कर रहा है कि वो 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और चाइना ऐसा करेगा भी अगर उसको दिखेगा कि ज़्यादा आबादी बूढ़ी हो रही है। अमेरिका ने लेकिन यहाँ पर क्या करा, अमेरिका ने थोड़ी सी यहाँ पर चालाकी करी, जिसको समझने वाले तो समझ गए, लेकिन बहुत सारे जो इंडियंस हैं, स्पेशली जो यूथ हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो फंस गए। अमेरिका ने इंडियंस के हाथ में एक सॉफ्ट हेजीमनी का एक शस्त्र पकड़ाया और वो है दोस्तों सोशल मीडिया। अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को पागल करना शुरू करा थ्रू फेसबुक, थ्रू टूल्स लाइक स्नैपचैट्स, थ्रू टूल्स लाइक इंस्टाग्राम, जिससे आबादी हमारे देश की किसी भी एज ग्रुप की, स्पेशली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के सबसे बड़े पिलर हो सकते हैं 2050 में जाकर, ये वाली जनरेशन, इस जनरेशन का मेहनत करने का मन ही नहीं करता। इस जनरेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन ही नहीं है। लाइफ में हल्का सा कोई तूफान आ जाए, ये वाली जनरेशन उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकती है। यहाँ पर जनरेशन को किसी भी इंस्टेबिलिटी अगर उनकी लाइफ में आ जाए तो उनको सुसाइड करने का मन कर जाता है। उनके इरादे और उनके जज्बे इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन ये इतनी कच्ची फसल बनकर कैसे पैदा हो गई ये वाली जनरेशन? इस जनरेशन ने भी अच्छा खासा खाया है, बचपन में अपनी माँ का दूध पिया है, तो फिर इस जनरेशन में हमारे जो पिताजी वाली जो जनरेशन है, माताजी वाली जो जनरेशन है, उस जैसा जज्बा क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ आवर माइंड विच इज इंस्टिगेटेड बाय अमेरिका एज सॉफ्ट हेजिमनी का टूल सोशल मीडिया के टर्म्स में। आप आज के टाइम में हिंदुस्तान में किसी भी यूथ को देख लो, किसी भी हिंदुस्तानी को देख लो, लड़के को, लड़की को, एवरीवन वांट्स टू ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, खाली बैठे हैं तो रील्स पर जो हैं वो जस्ट स्वाइप करे जा रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर एक रश जो है वो पैदा हो गया है। कैसा रश? हर चीज़ उनको मन करता है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अगर मैं ये लेक्चर आधे घंटे का लूँ तो हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़े बिना आगे बढ़ना वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट चीज़ें पसंद है कि 30 सेकंड्स के अंदर कोई इस वीडियो को हमें समझा दे, 1 मिनट के अंदर कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें याद करवा दे, ठीक है, 5 मिनट की वीडियो में कोई हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो किसी ना किसी ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर पढ़वा दे। ये सब चीज़ें पर्सनल लाइफ में आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ कर आपके मन को इस प्रकार से बना देती हैं, जो अमेरिकन कल्चर ने करा भी। और अमेरिकन कल्चर काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए, मतलब अमेरिका पूरा का पूरा इस चीज़ के लिए काफ़ी सक्सेसफुल होता भी जा रहा है। जो सॉफ्ट हेजिमनी का टूल उसने हमारे ऊपर छोड़ा, क्योंकि अमेरिका इंडिया से डायरेक्ट वॉर तो लड़ना नहीं चाहता था, तो उसने जनता को वीक करने का बहुत अच्छा हथकंडा ये अपनाया कि इंडिया की जनता को पागल ही कर दो, उनके दिमाग में कचड़ा ही भर दो। और ये जो रश की टेंडेंसी है दोस्तों, ये रश की टेंडेंसी बहुत बेकार है। अगर आपने अपने ऊपर लगाम नहीं लगाई, ना ही आपका कोई एग्ज़ाम निकलेगा, ना ही आप जीवन के किसी और डोमेन में सक्सेसफुल हो पाओगे। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बाप दादा जो कह गए हैं, वो बिल्कुल एक सही लाइन कहते थे, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जब आप जल्दी किसी चीज़ में नेचुरली कर ही नहीं सकते हो, अभी रात हो रही है मान लो, आप कैसे एकदम से सुबह ले आओगे? बताओ, कौन सा हथकंडा आप अपनाओगे कि एकदम से आप सूरज निकल आए रात को 10 बजे? आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये पेशेंस अमेरिका का सॉफ्ट हेजिमनी का टूल थ्रू सोशल मीडिया हमारे अंदर लूज़ करता जा रहा है। इसलिए आपको हर चीज़ क्विकनेस में चाहिए होती है, इसलिए आपको बड़े बड़े लेक्चर्स या कोई डिटेल में आपको कुछ समझाए वो आपको बोरिंग लगने लग जाता है। इसलिए आप स्किप बटन पर बार बार क्लिक करते हो जब आपके सामने एड्स आती है। जब भी आपके अंदर ये ऐसी हरकतें हो तो आप समझ जाना आप अमेरिका की सॉफ्ट हेजिमनी टूल का शिकार होते चले गए हो। और आप अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हो, आने वाली जनरेशन आपकी और भी बर्बाद होगी।
और 2050 का जो साल निकल गया, जिसका जो पिलर है वो यही जनरेशन है वैसे तो, लेकिन इस जनरेशन में आप में से जो लोग 25 से 30 के हो चुके हैं और जिसके बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो वो भी 2050 तक एक नई जनरेशन बनेंगे। लेकिन फिर हिंदुस्तान का उल्टा पहिया शुरू हो जाएगा चलना, फिर हिंदुस्तान की जनता बूढ़ी होती चलेगी, और यही अमेरिका चाहता था, और अमेरिकन कल्चर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और हिंदुस्तानियों ने भरपूर अमेरिका का इस चीज़ का साथ दिया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता वैसी मेहनत नहीं करती जैसे प्रीवियस जनरेशन करती थी। समझ रहे हो? अब यहाँ पर ये कोई एग्रेशन अमेरिका ने डायरेक्टली हमसे नहीं दिखाई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा वो ओवर्ट नहीं है, हमेशा वो इजीली दिखेगी नहीं। इट में टेक द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक मेजर। जैसे अमेरिका क्या करना चाह रहा है, अमेरिका हमसे रिश्ते तो खराब नहीं करना चाह रहा है ना, लेकिन आपको ही लगता होगा कि सर ये वाली बात आप बहुत चालाक हो गया, सिर्फ आपको पता है। हमारे देश में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता है। उनको फंसाता कैसे है अमेरिका? लालच देकर, हम आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देंगे, आने दो फेसबुक को, आने दो याहू को, आने दो गूगल को, आने दो इंस्टाग्राम को, आने दो मेटा को, आपके देश में ऑफिसेज बनाने दो, इतना टैक्स देंगे आपकी जीडीपी जो है उन्नति छुएगी। हमारे देश के नेता ऐसे पागल बन जाते हैं उन पैसों के चक्कर में। लेकिन ये चीज़ को अगर आप सुनकर आज इग्नोर करते हो तो भाई आप जानो आपकी लाइफ क्या होने वाली है। लेकिन इस चीज़ को अगर आज आपने पकड़ लिया, मैं यहाँ पर यूपीएससी की बात या फिर ये तो नहीं कहता आपका कोई एग्ज़ाम निकलेगा, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और आपने जितनी भी लाइफ में ब्लेसिंग्स कमाई होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ज़िंदगी अपनी भरपूर जियोगे, और अगर आपने अमेरिका की सॉफ्ट हेजिमनी के टूल के चपेट में अगर आप आ गए तो आप ज़िंदगी के हर फील्ड में अपने आप को डिस्ट्रॉय करोगे। क्योंकि दोस्तों, आउट ऑफ द टॉपिक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मैं आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका कल को सिलेक्शन हो गया तो आप क्या फ्री हो जाओगे? अभी आप पढ़ने में बिजी हो, इससे 100 गुना ज़्यादा बिजी होने वाले हो, और वहाँ पर अगर यही रूटीन आपका चलता रहा, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना वो करना, तो आप नेताओं से गाली खाओगे, फिर आप अपने करियर में फ्रस्ट्रेटेड बनोगे, आप अच्छी फैमिली रेज नहीं कर सकोगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकोगे, आपके स्पाउस के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चलेंगे, आप बात बात पर बातों को समझोगे नहीं, आप हरी में कोई भी डिसीजन लोगे, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ जल्दी का काम शैतान का होता है, आप अपनी ज़िंदगी इस कदर बर्बाद कर लोगे कि आपके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। मेरी आज ये वाली बात आप याद रखना। मैं आप सबका क्योंकि भला चाहता हूँ, इसलिए अमेरिका की इस रणनीति को मैं आपको सिखा रहा हूँ। इग्नोर करना चाहो तो आप इग्नोर करके जा सकते हो इस लेक्चर को, आपकी मर्जी। अब देखो क्या हुआ, इंटरनेशनल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर एक प्रेशर था पहले विश्व युद्ध के बाद कि एग्रेशन को डिफाइन करना, हम ये वाली बात कर रहे थे, ठीक है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी उस टाइम पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी कौन सी थी? दैट इज लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशंस जो है उसका फेलियर एक सबसे बड़ा क्या है? वॉज इट अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और फेलियर ऑर्गेनाइजेशन? बताओ ईशा निर्वैर, वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रही है या फिर फेलियर ऑर्गेनाइजेशन? लीग ऑफ नेशंस फेलियर। क्यों? क्योंकि उसको बनाया गया था दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध तो लीग ऑफ नेशंस रोक ही नहीं पाई, वो तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। लेकिन आप क्या यूएनओ को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो क्या? इज इट अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन? यस, क्योंकि उसका जो कोर पर्पस है, सोल पर्पस है तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, अभी तक वो उसमें सक्षम है ना। लेकिन लीग ऑफ नेशंस को इस बात के ऊपर गाली देने के अलावा उसका फेलियर दो और चीज़ों में छुपा हुआ है। उसकी क्षमता के ऊपर, जिस क्षमता को वो अच्छे से निभा नहीं पाया, जो उसकी क्षमता के बियॉन्ड था, उसकी इनेबिलिटी रही है टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्रेशन। जब तुम्हें काम दिया गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी तुम्हारे ऊपर बोल रही है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रही है, और तुम उस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, लीग ऑफ नेशंस, हम ये वाली बात कह रहे हैं, तो तुम्हें एग्रेशन को डिफाइन करना चाहिए था सारे देशों के साथ सलाह मशवरा करते हुए। लेकिन ना ही तुम आइडेंटिफाई कर सके, ना ही एग्रेशन को तुम लेबल कर सके, क्योंकि नेशंस की एक छोटी सी दरख्वास्त ये थी कि आप एग्रेशन को अगर डिफाइन कर दोगे, उसको लेबल कर दोगे, तो हम जो दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर एक्ट्स, मतलब जिस तरीके से कोई एक्शन लेती हैं, हम पिन पॉइंट उसको पिन पॉइंट कर सकेंगे क्या ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है या फिर नहीं है, और पिन पॉइंट करने के बाद हम उसको रोक भी सकेंगे, हम उसको फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। तो लीग ऑफ नेशन का तो करियर यहीं पर समाप्त हो गया था। अब बात आती है उसके बाद यूएन के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि यूएन को बोला गया, जब यूएन बना
दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि आप डिफाइन करो कि एग्रेशन क्या होता है। यूएन ने अपने चार्टर में बहुत सारी वर्ल्ड में समस्याओं के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर बात करी, लेकिन यूएन का जो चार्टर है, और यूएन का चार्टर दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब तक आप समझ गए होंगे, ये यूएन का एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस एज द बॉडी काम करती है। यूएन के चार्टर में एग्रेशन जैसी जो डेफिनेशन थी ये तो टोटली एब्सेंट ही थी, यूएन ने तो बात तक नहीं करी इसके ऊपर, एक कहते हैं ना कि परछाई तक डालना, परछाई तक नहीं डाली। अब ये वाला टास्क है यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो उसको दिया गया कि आप आइडेंटिफाई करो और आप ये डिटरमाइन करो कि कौन से एक्ट्स की जब अकरेंस होती है तब हम उसको बोल सकते हैं एज एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में तो एग्रेशन टर्म के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं था, कुछ भी गिवन ही नहीं था, डिफाइन तो छोड़ो गिवन ही नहीं था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पे दी गई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यूनाइटेड नेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट, और यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसके ऊपर, और वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो दोस्तों आपका होमवर्क ये है, आपको दूसरा होमवर्क ये करके बताना है टोटल यूएनओ में कितने ऑर्गन्स होते हैं। पहले तो उनके नंबर बताना मुझे, 1 2 3 4 15 20 कितने होते हैं। दूसरा होमवर्क ये है उन सभी के सभी 6 ऑर्गन्स का आप नाम लिखो कमेंट में, ठीक है। और आपको फिर ये बताना है, जो चौथा क्वेश्चन है आपका आज की क्लास से अभी तक का, वो आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, और उन टोटल में से बाइफर्केशन कैसी है। चलो मैं आपकी एक मदद कर देता हूँ, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है यूनाइटेड नेशंस में टोटल कितने ऑर्गन्स, ठीक है, उन ऑर्गन्स के नाम, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो जो हैं टोटल कितने हैं, परमानेंट कितने, नॉन परमानेंट कितने। और पांचवा होमवर्क ये है कि आपको सभी परमानेंट मेंबर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। इतने होमवर्क को मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप करके दोगे अगर आप सिंसियर हो तो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो दी है अभी तक एग्रेशन की, वो किसी एक बॉडी से नहीं आई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये काम दिया गया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आगे चलकर डिफाइन करा एग्रेशन को, और उसने एग्रेशन को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करा, एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। उसने डिफाइन करे कि ये सारे एक्ट्स ऑफ एग्रेशन होते हैं, ठीक है। यूएसएसआर के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, जब रशिया यूएसएसआर था, ये है यूएसएसआर का लोगो, इसके एक फॉरेन मिनिस्टर थे जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वकील की तरह जो आपको लग रहे हैं यहाँ पर। इनका नाम था लिटविनोव। ये यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो एक कन्वेंशन आई थी दुनिया में, एक ट्रीटी आप इसको कह लो, कन्वेंशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन। उस कन्वेंशन के तहत इन्होंने अपना योगदान दिया था। कैसा योगदान? डेफिनेशन देने का। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो आज तक वर्ल्ड में मानी गई है एग्रेशन की, वो इन पर्सन के द्वारा मानी गई है। तो अगर आप जीएस पेपर 2 मेंस में कभी लिखते हो इनको कोट कर कर एग्रेशन क्या होता है, या फिर बीच में आंसर में कभी आप डालते हो इनका नाम, और पीएसआईआर के ऑप्शन में आपको मार्क्स जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि ये जितने भी टर्म्स एंड कंसेप्ट्स की क्लासेस दोस्तों मैं लेकर चल रहा हूँ ना, ये सारी ऐसी नॉर्मल चीज़ें, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर की मैगजीन्स में, नॉर्मल आप अपनी बुक्स वगैरह वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, उन सब में आता है। लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली ऑप्शन में क्वेश्चंस आते हैं। क्या पता आपको जीएस में कल को ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आने लगें, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप कहाँ जाओगे? इसके लिए कोई अच्छा मटेरियल भी आपके पास नहीं होता है। तो पहले आप सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में आप सारे टर्म्स को समझ लो, तो आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना, पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो सब्जेक्ट है आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग को समझना बहुत हलवा हो जाएगा। बहुत मतलब इट विल बी एन ईजी रोड फॉर यू, एक्सट्रीमली ईजी रोड फॉर यू, बहुत ईजी रास्ता हो जाएगा आपके लिए वो, ठीक है। तो लिटविनोव इनका नाम था। इन्होंने डिफाइन करा था, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी एग्रेशन की इन द कन्वेंशन नोन एज कन्वेंशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन। अब अकॉर्डिंग टू हिम एग्रेशन जो है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन्होंने बोला 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर एग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, और ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। अगर आप मिस्टर लिटविनोव
लिटविनोव को डिफाइन मतलब कोट कर रहे हो अगर आप अपने आंसर में, ठीक है। नंबर 1, इन्होंने बोला एग्रेशन को डिफाइन करने का पहला पहलू ये है कि एक कोई भी कंट्री वॉर डिक्लेयर कर दे अगेंस्ट अनदर स्टेट। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर हिटलर ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, तो वो डिक्लेरेशन थी, साफ तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सीना चौड़ा करके आप बोल रहे हो हम इस कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने जा रहे हैं। इतनी दूर की बात क्यों करनी, बहुत अभी कंटेम्प्रेरी जो अभी चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ईरान और इसराइल का वॉर, ठीक है। ईरान के प्रीमियर ने बिल्कुल साफ तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बोला हम इसराइल के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, और इसराइल जो है उसके प्रीमियर ने भी, उसके प्रेसिडेंट ने भी साफ तरीके से बोला कि हम ईरान के ऊपर वॉर करने जा रहे हैं, वॉर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, और करा भी। तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट अनदर स्टेट ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन। तो यहाँ पर ना ईरान दूध का धुला है, ना इसराइल दूध का धुला है, ना हिटलर दूध का धुला था, ना ग्रेट ब्रिटेन दूध का धुला था, क्योंकि विश्व युद्ध के टाइम पर वो इन्वॉल्व थे। और अभी दोनों कंट्रीज में से ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने ऑफेंसिव या डिफेंसिव अटैक करे हो। मैं ईरान इसराइल के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, दोनों कंट्रीज ने ऑफेंसिव अटैक करे हैं। नाम ये हो जाता है कि पहले उन्होंने करा, तो भाई उसको कभी रोकना भी तो है। और यहाँ पर फिर गालियाँ पड़ती हैं यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। तो मिस्टर लिटविनोव ने बोला कि पहला जो पहलू है एग्रेशन को डिफाइन करने का, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट अनदर स्टेट। दूसरा, आर्म्ड इन्वेजन अगर कोई कंट्री करे किसी और की टेरिटरी में विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। आपने वॉर को डिक्लेयर नहीं करा, एकदम से सरप्राइज ऐसे बोल के आप दूसरे के देश में घुस गए, और वो भी आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। अब ये वाला काम कब करा गया था? जैसा कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक एग्जांपल जो इराक था, इसको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। जो इराक था उसने 1991 के आसपास कुवैत के ऊपर, 1990 के आसपास, ठीक है, कुवैत के ऊपर इन्वेजन करी थी, ठीक है। और वो उसने इन्वेजन जो करी थी वो आर्म्ड इन्वेजन थी, अपनी बाकायदा फोर्सेस को लेकर जाकर। कुवैत ने कुछ कहा भी नहीं था, से कुछ करा भी नहीं था, लेकिन इराक की नज़रें थी कुवैत के तेल के कुओं पर, ठीक है। और वो कुवैत के रिसोर्सेज को, स्पेशली क्रूड ऑयल वाले रिसोर्सेज को, ऑयल रिसोर्सेज को हड़पना चाहता था। तो ये भी एक तरीके का एग्रेशन है, ठीक है। तीसरा पहलू क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या बन सकता है? कोई भी एक अटैक एक कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर करे विदाउट अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन द टेरिटरी, फिर चाहे वो अटैक जो हो वो शिप्स की मदद से हो या एयरक्राफ्ट की मदद से हो। या तो आप एयरक्राफ्ट से बमबारी कर रहे हो किसी कंट्री के ऊपर, या फिर बहुत सारी शिप्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऐसे आर्मामेंट्स लगे होते हैं कि वहाँ से भी तोपे बारूद वगैरह निकलते हैं। और अगर आप प्लेन्स का सहारा लेकर या फिर नेवल आर्मी का सहारा लेकर अगर आप किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करते हो, आपने वॉर डिक्लेयर भी नहीं करा, अगेन आपने सरप्राइज एलिमेंट के साथ किसी और कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, ये भी एक एग्रेशन है अकॉर्डिंग टू मिस्टर लिटविनोव। चौथा, अगर आप किसी और कंट्री के बंदरगाह को, बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहाँ पर किसी और कंट्री के जो कोस्ट में पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे उनकी शिप्स खड़ी होती हैं, या फिर उनकी नेवल पावर हो, वहाँ पर हो, उनकी नेवी खड़ी हो, तैनात हो, आपने उसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर मारा। वहाँ से आप कोई भी जो जहाज़ है, शिप है, आप उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, अंदर नहीं आने दे रहे हो, आपने उस कंट्री के समुद्र के आसपास घेराबंदी कर डाली पूरी की पूरी, ये भी एक एग्रेशन है। दूसरा, आप ऐसे आर्म्ड बैंड्स बनाकर, यानी कि हथियारों सहित कोई ग्रुप हो, चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो, कोई टेररिस्ट का ग्रुप हो या कंट्रीज के अलायंसेस हों, आप ऐसे आर्म्ड बैंड्स को मदद पहुंचा रहे हो। यहाँ पर देखना कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एक कंट्री उसकी फोर्सेस ने किसी और कंट्री के ऊपर इन्वेड करा। मान लो, सेम एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था, एग्जांपल के लिए मान लो इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेजन दिखाई, और कल को पाकिस्तान जो है, चलो पाकिस्तान तो छोटी है, तो गरीब है, इराक के सामने ये क्या ही मदद करेगी, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, चाइना मान लेते हैं, ऐसा हुआ नहीं था दोस्तों, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। चाइना जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इस गल्फ वॉर के अंदर, इसको बोला गया था
जब इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेट करा था, उसको बोला जाता है, इस इवेंट को बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। कमेंट करके दोस्तों आपको ये बताना है, आपका नेक्स्ट होमवर्क, सेकेंड गल्फ वॉर जो है वो कब लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था, अमेरिका ने कितनी कंट्रीज की कोलिजन बनाई थी, और उस सेकेंड गल्फ वॉर का विनर कौन था। ठीक है, चाइना मान लो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, चाइना इन्वॉल्व नहीं है मान लो इस फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर, लेकिन वो इराक को मदद दे रहा है, किसी प्रकार की एड दे रहा है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल एड हो या फिर इकोनॉमिक सहायता हो, ठीक है, और आर्मामेंट्स हो, आर्म्स जो है वो सप्लाई कर रहा हो, लेटेस्ट वेपन्स दे रहा हो, प्लेन्स दे रहा हो, शिप्स दे रहा हो, एयरक्राफ्ट दे रहा हो, फाइटर जेट्स दे रहा हो, ऐसी चीज़ों से अगर चाइना मदद कर रहा है इराक की, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, एग्जांपल के लिए हमने इस चीज़ समझी, तो चाइना की ये वाली हरकतें जो चाइनीज़ फोर्सेस करेंगी या चाइनीज़ गवर्नमेंट करेगी, ये भी एक एग्रेशन की कैटेगरी में काउंट होगा। यहाँ पर एग्रेशन इराक कुवैत के ऊपर तो दिखा ही रहा है, लेकिन हम चाइना की भी इस हरकत को कि तू मदद क्यों दे रहा है भाई इराक को, ये भी एक एक्ट ऑफ एग्रेशन में काउंट होगा। तो हम समझते हैं मिस्टर लिट्विनोव के 5वें पिलर को कि एक्ट्स ऑफ एग्रेशन में और एग्रेशन को कैसे डिफाइन करा जा सकता है। कोई एक मदद मिल रही हो इन्वेडिंग आर्म्ड बैंड्स को, ऐसे हथियार सहित किसी ग्रुप को जो कि किसी और कंट्री के अंदर इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है, और आप मदद तो दे रहे हो और आप रिफ्यूज कर रहे हो टू टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स ऑन इट्स ओन टेरिटरी टू डिप्राइव द आर्म्ड बैंड्स ऑफ एड एंड प्रोटेक्शन। आप जो है मदद भी पहुंचा रहे हो, और जब सामने वाली कंट्री ने या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यूनाइटेड नेशंस ने, दूसरे देशों ने आपसे ये बोला कि आप पीछे हट जाओ, आप न्यूट्रल वे में एक्ट करो, आप मदद मत दो उस कंट्री को जिसको आप दे रहे हो, लेकिन आप अपनी टेरिटरी के ऊपर हर वो पॉसिबल मेजर्स ले रहे हो जिससे आर्म्ड इन्वेडिंग बैंड्स को, आर्म्ड इन्वेडिंग नेशंस को आप उससे मदद भी मिल रही है और आप उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, और आप मना कर रहे हो कि हम जो हैं ऐसे कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे उसकी मदद ना हो सके, उसको प्रोटेक्शन ना मिल सके। यानी कि आपने उनको एक तरीके से जगह दे रखी है उस कंट्री को कि आओ हमारी टेरिटरी से उस कंट्री के ऊपर तुम अटैक कर दो, और हम तुम्हें मदद भी देंगे, ये सहायता देंगे, पैसा देंगे, गोला बारूद देंगे, शिप देंगे, एयरक्राफ्ट देंगे, तुम्हारे सोल्जर्स घायल होंगे तो बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देंगे, तुम बस उसके ऊपर अटैक करो। अब ऐसे कंट्री कौन सी ऐसी कंट्री की मदद करेगी जो कि मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वो हो सकता है कि दो कंट्री आपस में एक कॉमन कंट्री से चिड़ी हो और एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करने को मान जाए। ये समझ में आया आपको लिट्विनोव के 5 पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? बताओ, आगे बढ़े? ठीक है, अब दोस्तों एग्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल एंगल से बात कर लेते हैं। सोशल साइंसेस में, अब यहाँ पर कौन से सोशल साइंसेस की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की। साइकोलॉजी की फील्ड में जो एग्रेशन है वो ऐसा माना जाता है कि वो एक इंस्टिंक्चुअल या फिर एक लर्न्ड बिहेवियर होता है। आप हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर को किसी ना किसी व्यक्ति से बचपन में सीखते हो, या आपका बचपन जो है वो एग्रेशन के माहौल में निकला है। ठीक है, अब इमेजेस के ऊपर बात करने से पहले या इमेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ये एग्रेशन की साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है। साइकोलॉजी में एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है पर्सन के अंदर से किसी प्रकार की एक एनर्जी उत्पन्न होना जिसके अकॉर्डिंग वो उस एनर्जी उसके ऊपर इतनी हावी होती है कि पर्सन उसके तहत अपने आप को संभाल नहीं पाता और सडनली रिएक्ट कर देता है या सडनली बिहेव कर देता है। एक प्रकार से अंदर से जब चुल मस्ती है पर्सन के, उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो मोस्टली ये जो इंस्टिंक्चुअल थ्योरी है ये डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जो थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी,
उनकी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और उनका एक कॉन्सेप्ट था विच इज नोन एज थैनाटोस। थैनाटोस थैनाटोस का कॉन्सेप्ट दोस्तों ये कहता है, फ्रूड ये कहते थे, मर्द, मेल की बात हो रही है यहाँ पर, मर्द जो है बाय नेचर बाय डिफॉल्ट कुदरती रूप से भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि वो इंस्टिंक्टिवली एग्रेसिव वे में बिहेव ही करते हैं जनरली मर्द। औरतें फिर भी सूझबूझ से गंभीर परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोती हैं, लेकिन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते थे कि मर्द जो हैं वो एकदम से अपना आपा खो देते हैं, एकदम से शॉर्ट टेम्पर पड़ जाते हैं, एकदम से अपना कंट्रोल जो है वो त्याग कर अपने माथे को गर्म कर लेते हैं। अब अगर हम इस एग्रेशन की थ्योरी को अप्लाई करें इंडिविजुअल को सीखने के लिए, जैसे हमें बताया जा रहा है कि एग्रेसिव बिहेवियर इज जनरली लर्नड या फिर एक इंस्टिंक्चुअल होता है, और उसमें फ्लूइड की थ्योरीज को या फिर फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को थैनाटोस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दें और इंस्टेंट थ्योरी को मिक्स कर दें, तो इससे एक रियलिस्टिक एग्जांपल ये सीखा जा सकता है। एक छोटा सा बच्चा, नवजान शिशु जस्ट अभी पैदा हुआ है, और पैदा होते होते वो ये देखता है कि मेरे घर में रोज़ कलेश होती है, और उस कलेश में मेरी मम्मी जो है वो हमेशा रोती हैं, वो हमेशा सफ़र करती है, और मेरे पापा जो है वो हमेशा मम्मी के ऊपर मेरे चिल्लाते रहते हैं, उनको रुलाते रहते हैं। बच्चे के दिमाग में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होगी, बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि बड़े होकर औरतों को शायद से दबाना चाहिए, या फिर बात यहाँ पर अगर हम इसकी मम्मी की भुला भी दें तो ये पर्सन बचपन से ही हो सकता है बच्चा एग्रेसिव वे में बिहेव करे, इसको ये लगे कि एग्रेशन दिखाने से जैसे मेरे पापा चिल्ला देते हैं मम्मी के ऊपर और सारे उनके काम हो जाते हैं, 2 मिनट में खाने की थाली लग जाती है, 2 मिनट में चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, मेरे इशारे पर मेरी बीवी नाचती है, मेरी मम्मी नाचती हैं, ये बच्चा ये सोचे कि मेरे पापा जब भी एग्रेसिव वे में बिहेव करते हैं, तो इसको शायद से हो सकता है इसके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स उत्पन्न हों कि जिससे ये पर्सन ये सोचे, बच्चा ये सोचे कि एग्रेशन बहुत सारी चीज़ों में मेरी मदद कर देगा और मैं सोसाइटी में जो है वो दादा बनकर रहूँगा, एग्रेशन बहुत काम आएगा मेरे से। एग्रेशन से किसी को भी चुप करवाया जा सकता है, कोई सही बात बोल भी रहा हो उसको गलत प्रूव करा जा सकता है, किसी को शांत कराया जा सकता है, अपना काम निकलवाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है। तो इसका दिमाग हो सकता है कि इस एग्रेशन को बिल्कुल एक नॉर्मल फीलिंग की तरह, एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह इसका दिमाग एक्सेप्ट कर ले। क्यों? क्योंकि इसने ये बिहेवियर अपने माता पिता से अपने पिताजी से लर्न कर लिया, सीख लिया, और एकदम से ये शॉर्ट टेम्पर होने लग जाएगा बच्चा किसी भी बात पर जब ये सोसाइटी में बाहर निकलेगा। ठीक है? और हो सकता है कि कल को अपनी बीवी के साथ भी ऐसा बिहेव करे जैसे इसके पापा इसकी मम्मी के साथ करते थे। ये है इंस्टिंक्ट थ्योरी, ये है थैनाटोस का कंसेप्ट। इसलिए मैंने यहाँ पर मर्द को नेगेटिव दिखाकर और औरत को पॉजिटिव दिखाकर बात करी, क्योंकि थैनाटोस की सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट यही बोलता है, थैनाटोस का कंसेप्ट यही बोलता है कि मर्द जो है कुदरती रूप से दे आर बॉर्न टू बी एग्रेसिव, उनका नेचर बहुत एग्रेसिव होता है। फ्रॉइड कहता था, वैसे मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड की बात बता देता हूँ, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जो कि फादर माने जाते हैं साइकोलॉजी के, मॉडर्न साइकोलॉजी के, उनका ये कहना था कि पर्सन के पास 2 ही प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है? ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो सेक्सुअल होती है, जिसको वो एक टर्म देकर डिनोट करते थे। ये दोस्तों मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आपको बात बता रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, एंड आई ऑल्सो टीच साइकोलॉजी ऑप्शनल इन आवर फाउंडेशन कोर्सेज। तो ये चीज़ मुझे पता है, ये सब्जेक्ट को मैंने बहुत गहराई से पढ़ रखा अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आपको फ्रॉइड की बात बता रहा हूँ। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि ज़्यादातर जो पर्सन की एनर्जी होती है वो सेक्सुअल होती है, जिसको वो एक टर्म देकर डिनोट करते थे, डैट इज़ नोन एज लिबिडो। ठीक है? और बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो हमारी होती है एग्रेसिव एनर्जी, वो होता है हमारा एग्रेशन। अब लर्निंग थ्योरी साइकोलॉजी वाली ये भी बताती है, हमें वो ये क्लेम करती है, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कि एग्रेशन जो है, एग्रेशन हमेशा सीखा जाता है, ये लर्न करा जाता है। हमारी लाइफ में वेरियस जो सिचुएशन होती है उनको फेस करने के लिए, उनसे रिस्पॉन्ड करने के लिए एक बच्चा जो है बचपन से ही हो सकता है कि एग्रेशन को सीख सीख कर बड़ा हुआ हो, और वो जवानी में आकर जब एग्रेसिव वे में बिहेव कर रहा है, दूसरे के ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सामान पटक रहा है, तो आप समझ जाओ, साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि आप समझ जाओ कि बचपन में उसने कहीं ना कहीं एग्रेशन को सीखा है।
लेकिन इस थ्योरी के आगे चलकर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी करे गए। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को एज इट इज़ जैसा सिगमंड फ्रॉइड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग मानने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि एग्रेशन की थ्योरी को भाई साहब एक पर्सन तक, एक इंडिविजुअल तक ही सीमित रहने दो। हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? हम यहाँ पर साइकोलॉजी या इंडिविजुअल की क्लास नहीं चला रहे हैं, हम यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप मत भटक जाना टॉपिक से। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का, इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कंट्रीज़ के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यस ये भी फील्ड होती है, आपको शायद से पता ना हो। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कि सामने वाली पार्टीज़ के बिहेवियर को, उनके राजनेताओं के रवैयों को ऑब्जर्व करते हैं। वो एग्जिट पोल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जनता की साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और पार्टीज़ इनको बहुत मोटा पैसा देकर हायर करती है, बहुत सारे पैसे देती है इनको। ये पार्टीज़ के किसी भी उनकी सक्सेस के लिए, उनकी जीत के लिए चुनाव के माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट। ये पार्टीज़ को बताते हैं कि आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, जनता का झुकाव और रुझान अभी इस वक्त क्या है, और आप हार सकते हो या जीत सकते हो आने वाले टाइम पर, और आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए अगर आप हार सकते हो, अगर पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट को वो बताते हैं। हर पार्टी ने पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रखा होता है, शायद से आप ये वाली बात जानते नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेवरदलेस कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट है साइकोलॉजी जो कि एक इंडिविजुअल की स्टडी होती है, वहाँ पर एग्रेशन की थ्योरी को, इंस्टिंक्ट थ्योरी को, थैनाटोस के कंसेप्ट को लिंक करना, कि जो हम इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसी प्रकार के हम मोटिवेशन को, वॉयलेंस को, सोसाइटीज़ की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसमें अप्लाई कर दें जाकर। तो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने बोला कि नहीं भाई, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम एक इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, सोसाइटल लेवल पर जाकर, कंट्री लेवल पर जाकर अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एग्रेसिव वे में अगर बिहेव करता है तो वो कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर एग्रेसिव वे में बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि उस कंट्री के सारे बच्चे बचपन से एग्रेसिव बिहेवियर को लर्न करते हुए बड़े हुए हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता, उनका ये मानना है। अब दोस्तों यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, वो तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। कि एक कंट्री अगर किसी और कंट्री के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ देती है तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं वो सारे के सारे एग्रेसिव बिहेवियर को लर्न करके ही बड़े हुए हैं। हम क्या जाने यार किसी का पास्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। मोर ओवर द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइटर आपसे यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब हम आईआर के कंटेक्स्ट में वेरियस कंट्रीज़ के डिसीजन मेकिंग के पैरामीटर को, उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं तो हमें ये खुलासा मिलता है, ये चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक्चुअली में कंट्रीज जो हैं वो डिसीजन कैसे लेती हैं। और यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी के डोमेन में जो एग्रेशन थ्योरी इंडिविजुअल के एग्रेशन को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ करी जाती है, वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में अगर कोई कंट्री, अगर कोई नेशन स्टेट एग्रेसिव वे में बिहेव करता है तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि उसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या सामने वाली कंट्री के माइंड में चल क्या रहा था, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन सारे फैक्टर्स का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एक मिनट के लिए हम इसको मिटाते हैं पहले, चलो लिखा रहने देते हैं, सद्दाम हुसैन से हमें याद आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, अमेरिका को शौक है हेजिमन कंट्री बनने का, हेजिमनी अपनी इस्टेब्लिश करने का। चलो मान लिया इस चीज़ को, लेकिन अमेरिका बेफालतू में कोई इंटरेस्टेड नहीं था तालिबान से भिड़ने के लिए, जो कि अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। उनके लीडर से भिड़ने के लिए, उसको मारने के लिए अमेरिका को कोई शौक नहीं था कि वो उसामा बिन लादेन को मारे। लेकिन जब ये ट्विन टावर्स का जो हमला हुआ था, ट्विन टावर्स पे जो हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला, 9/11 के जो अटैक थे, अमेरिका में जब ये घटना को अंजाम दिया गया, तो अमेरिका जो है उसने यहाँ पर कोई ऑफेंसिव खेल थोड़ी ना खेला।
अमेरिका को जब ये लगा कि इससे हमारे कुछ कुछ जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में ऐसा कहा जाता है जिस टाइम पर ये अटैक हुआ, उस टाइम पर वैसे भी बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर रेगुलरली काम करते ही करते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब ये अटैक हुआ अमेरिका में 9/11 के हमले हुए, लगभग 91 या 92 कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और सबको अपनी जान गंवानी पड़ी तालिबान के इस हरकत की वजह से, जो ट्विन टावर्स के ऊपर 2 प्लेन्स यहाँ पर फटे थे आकर। तब अमेरिका ने तालिबान को करारा जवाब दिया, उनके लीडर को उसामा बिन लादेन को मारा और 10 सालों के लिए सिंस 9/11 अपनी फोर्सेस को तैनात करके रखा था अफ़गानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए। सिमिलरली अमेरिका जो है बहुत बार, जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पर स्टेट्स ऑफ माइंड के कंट्री के मन में चल क्या रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अमेरिका को अपनी दादागिरी दिखानी थी। सद्दाम हुसैन जो कि इराक का लीडर था, उसका ये डिसीजन था कि हमें कुवैत के ऊपर इन्वेजन करनी है। इराक और कुवैत का आपसी मामला था। यूनाइटेड नेशंस इराक के ऊपर सेंक्शन लगा सकता था, ठीक है, कुवैत निपट लेता, दूसरी कंट्रीज इराक को समझाती, धमकी देती, कुवैत को धमकी देती, वो चलता। अमेरिका ने विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, यूनाइटेड नेशंस के मना करने के बावजूद भी लगभग 34 कंट्रीज़ का अलायंस बनाया था, ग्रुप बनाया था और इराक के ऊपर अटैक करा था। ठीक है, इराक के ऊपर अमेरिका ने अटैक करा था। तो दोस्तों आपका होमवर्क ये है, अमेरिका जब भी कभी भी इंटरनेशनली कोई एक अटैक प्लान करता है या कोई एक चीज़ किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करता है, तो वो हर अटैक को एक ऑपरेशन का नाम देता है कि ऑपरेशन का कोड नेम ये, ऑपरेशन का कोड नेम वो। तो आपको ये बताना है, फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पर अमेरिका ने जो इराक के ऊपर 34 कंट्रीज़ का कोलिजन ग्रुप बनाकर जो अटैक करा था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था और उस ऑपरेशन के कमांडर कौन थे, उस ऑपरेशन को कौन सा बंदा लीड कर रहा था, उस कमांडर का नाम बताना मुझे। ये क्लास 12th की NCERT के अंदर जो चैप्टर 3 है, अमेरिका इन यूनिपोलर वर्ल्ड, जो यूएसए की हेजिमनी के बारे में हमें बताता है और इस फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर के बारे में बताता है, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपने वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो आप सर्च करके बता देना, लेकिन ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, अब और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे क्या हो सकते हैं, आप जानते हो दोस्तों कि इंसानों ने सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पृथ्वी की हालत ख़राब कर रखी है। इसके रिसोर्सेज को निकाल के लोगों ने पृथ्वी की जान ले ली, धरती की जान ले ली। अब उनके पास रिसोर्सेज का जो है वो अभाव उनको महसूस हो रहा है, कमी महसूस हो रही है, उनके कंट्रीज़ में रिसोर्सेज की किल्लत है। और वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिसोर्स जिसके पीछे कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़, अपनी जान की बाजी लगाने तक को तैयार हैं, वॉर लड़ने तक को तैयार हैं, वो है ऑयल। और ऑयल को लेकर ही गल्फ कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में ऑयल क्राइसिस जो हैं वो चलते हैं। इराक का भी मकसद 1990 में यही था कि वो तेल के कुएं पर, कुवैत के पास जो तेल के कुएं हैं वो उसके ऊपर कब्जा कर सके। ठीक है, अमेरिका ने हालांकि ये बोला था कि इराक जो है हमने वो उसके ऊपर अटैक इसलिए करा था क्योंकि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा हुआ है अपने पास, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन होते हैं। WMD रखा हुआ है अपने पास, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन आगे चलकर ये पता लगा कि अमेरिका को सिर्फ अपनी हेजिमनी स्टैब्लिश करनी थी। अमेरिका को सिर्फ ये बताना था, दुनिया को एक मैसेज देना था कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, वो जब चाहेगा तो कोलिशन ग्रुप बनाकर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है, भले ही उसका अंदरूनी मामला हो चाहे ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो ऑयल जो है एज अ रिसोर्स, जिसकी किल्लत, जिसकी कमी, जिसका अभाव बहुत सारी कंट्रीज़ महसूस कर रहे हैं, तो कंट्रीज़ जो है दूसरी कंट्री से लड़ सकते हैं ताकि वो किसी और कंट्री के ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकें, उसको छीन सकें और अपने GDP को बढ़ा सकें ऑयल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जिस तरीके से एग्रेसिव वे में बिहेव करता है, वो एग्रेशन थ्योरी यहाँ पर इन फैक्टर्स में 100% एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? आंसर इज नो। तो इसलिए कंप्लीट तरीके से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर वाली, जो साइकोलॉजी एज अ डोमेन वाली जो एग्रेशन थ्योरी है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा अप्लाई नहीं करी जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका जो चीज़ ये ऐसी कर रहा है, या तालिबान ने ऐसा करा, या इराक ने ऐसा करा, या कंट्रीज़ जो है मिडल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चा जो है एग्रेशन को देखते हुए बड़ा हुआ था, उसने एग्रेशन सीखा है, इसलिए
पूरी कंट्री ऐसी है, देश की सरकार ऐसी है, वहाँ पर राजनेता ऐसे हैं, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ऐसे हैं, ये थ्योरी हर जगह पर फिट नहीं बैठती, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाती है, प्रीलिम्स की, मेंस की एंड ऑप्शनल की। और ऑप्शनल में दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, लॉ, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पीएसआईआर। अभी दोस्तों हमारा दिवाली ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जिसके रेगुलर प्राइस होता है 19,999, वो करेंटली आपको 9,999 में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका रेगुलर प्राइस वैसे 15,000 होता है, लेकिन करंट प्राइस दिवाली ऑफर के लिए इट इज़ 7,999, तो आप इसको भी ऑलमोस्ट 50% ऑफर अवेल कर सकते हैं। और यदि आप लॉ रिलेटेड वेरियस एग्जाम्स को टैकल करना चाहते हैं, जैसे जुडिशरी एग्जाम्स, पीसीएसजे, एडीपीओ, यूजीसी नेट, एपीओ एंड एआईबी, तो प्राची मौर्य मैम हमारी लॉ फैकल्टी हैं, वो लॉ के एग्जाम्स को संभालती हैं, तो आप ये भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका रेगुलर प्राइस 15,000 होता है, लेकिन करेंटली इट इज़ अवेलेबल एट 7,999। इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो फॉर वन पर्टिकुलर कंप्लीट चैप्टर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, 21 रुपये पे कीजिए। जैसे ही आप पे कर दें तो इस स्क्रीनशॉट को, पेमेंट के स्क्रीनशॉट को आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, ठीक है, और हमारी टीम आपको पीपीटी सेंड कर देगी। लेक्चर वाइंड अप करने से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर। और अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, कॉल कर लीजिए, मैं आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो तभी आपकी हेल्प होगी। आई एम देयर फॉर यू ऑल द टाइम। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।